इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगा कि आप अपना ध्यान फरमाएं इन लोगों की स्टेटमेंट्स पे। स्टार्ट करते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से। Visualizing, I think the visualizing is to me always the most important thing, because when you see something, then you see it being possible. UFC चैंपियन कॉनर मैग्रेगर। How do you predict these if things? you can see it here and you have the courage enough to speak it, it will happen. हॉलीवुड के बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल एक्टर जिम कैरी। every night. And visualize seeing yourself as Yeah, I would visualize. I would this is when you were visualize, broken poor. you know, right, having directors interested in me and people that I respected saying, I like your work or whatever that is, and Arguably one of the best swimmers of all time, Michael Phelps. When I would visualize, I visualize every single, getting up to a meet, I would visualize probably a month or so in advance, just of what could happen, what I want to happen, and what I don't want to happen. Because when it happened, I was prepared for it. कितना अच्छा होता ना अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते और वो चीज़ किसी ना किसी तरह अपने आप को फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर लेती। क्या ही मस्त जिंदगी होती मतलब वो। और अभी जो आपने इन 4 लोगों की बातें सुनी है, इनमें आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी जिसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जिस चीज़ के बारे में 4 लोग बात कर रहे हैं उसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने एक ग्रुप को 3 हिस्सों में बांटा। पहले ग्रुप को बोला गया कि आपको 30 दिन तक बास्केटबॉल फ्री थ्रोज की प्रैक्टिस करनी है। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि भैया आप मारो चिल। और तीसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको सिर्फ अपने आप को फ्री थ्रोज परफॉर्म करते हुए विजुअलाइज करना है। अब रिजल्ट्स क्या रहे स्टडी के? 30 दिनों बाद जब पहले ग्रुप को टेस्ट किया गया तो उनकी परफॉर्मेंस में 24% की बढ़ोतरी देखने को मिली। सेकंड ग्रुप में किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन सबसे शॉकिंग रिजल्ट जो था वो था तीसरे ग्रुप का, जिनमें 23% की इंप्रूवमेंट देखी गई। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ विजुअलाइज किया था अपने आप को फ्री थ्रोज परफॉर्म करते हुए, और इनको 23% की इंप्रूवमेंट मिली, जो कि फर्स्ट ग्रुप से मात्र 1% कम थी जिन्होंने एक्चुअली फ्री थ्रोज परफॉर्म किए थे। तो साइंस भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि विजुअलाइजेशन सच में एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने दिमाग को कन्विंस करके फिजिकल रेमिफिकेशंस देख सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि भैया रुक जाओ, इस लॉजिक के हिसाब से तो पता नहीं मैं तो क्या क्या सोचता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। यहाँ तो जमीन दूर दूर तक बंजर पड़ी हुई है। और ये विजुअलाइजेशन का यूनिवर्स है भी कुछ ऐसा। एक तरफ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पता नहीं किस किस तरह के बातें करेंगे, यूनिवर्स की कौन सी एनर्जी हार्नेस करने की बातें करेंगे, आपको पूरा एक अलग ही सुपर ह्यूमन बीइंग बनाने की बातें करेंगे। और एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्केप्टिक है इस चीज को लेके। और हो सकता है आप भी एक स्केप्टिक हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो दिन रात अपने गोल्स के बारे में सोचता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ उस बारे में, लेकिन मैं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। और ये एक बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट है, एक बहुत ही ज़्यादा वैलिड सवाल है। और यही चीज़ हमें लाती है विजुअलाइजेशन को लेकर पहले मिथ पर। पहला मिथ ये है कि लोगों को ये लगता है कि विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन के बराबर है, लेकिन अगर हम इसे करीबी से देखें तो विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन सुनने में एक जैसी लगती है, लेकिन ये एक दूसरे के कंप्लीट ऑपोजिट है। अब आप कहेंगे वो कैसे? मैं समझाता हूं कैसे। इमेजिनेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने दिमाग को फ्री छोड़ देते हो। लेट्स से कि आप अपने सक्सेस को इमेजिन कर रहे हो, तो उस सक्सेस में आपके दिमाग में सिर्फ एक सीन नहीं चल रहा होगा। उसमें आप सबसे पहले किसी वेकेशन पे होंगे, हो सकता है आप अपनी ड्रीम गाड़ी में होंगे, आपका ड्रीम पार्टनर आपके साथ में होगा, आप अपनी ड्रीम कार चला रहे होंगे, आपके माँ बाप, आपकी सोसाइटी, आपके दोस्त आपको बहुत ही ज्यादा गर्व से देख रहे होंगे, आपके साथ रहना चाहते होंगे, फोटो खिंचवा रहे होंगे, बधाइयाँ दे रहे होंगे, ये सब कुछ। तो इमेजिन जब हम करते हैं तो हमारा दिमाग बेसिकली ब्रांच हॉपिंग कर रहा होता है। हम अपने सक्सेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इमेजिन कर रहे होते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन में आप सिर्फ एक ही सिनेरियो पे फोकस करते हो जो कि बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होता है, और आप उसे रिपीटेडली अपने दिमाग में चला रहे होते हो बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ में। और यही चीज़ है जो विजुअलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, और लोगों को इसी बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। अब इन दोनों चीज़ों के बीच के कंपैरिजन को हम एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। सोचिए कि किसी भी एक कोचिंग सेंटर में 2 बच्चे दाखिला लेते हैं जिनका गोल है कि उन्हें किसी भी एग्जाम में डबल डिजिट रैंक चाहिए। अब एक बच्चा अपने गोल के बारे में इस तरह से सोच रहा है, वो सोच रहा है कि किस तरह इस कोचिंग के बोर्ड में मेरी फोटो लगेगी, अखबार में मेरा नाम आएगा, मेरी फोटो छपेगी अखबार में, मेरे दोस्त मुझे बधाइयाँ दे रहे होंगे, मेरे माँ बाप बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे मुझे लेके। एक बच्चा है जो इस तरह से खुश हो रहा है, और दूसरा बच्चा है जो कि सिर्फ अपने आप को पढ़ते हुए विजुअलाइज कर रहा है। एक प्लान है उसके पास में, वो पढ़ रहा है बस,
मेहनत कर रहा है, वो अपने आप को मेहनत करते हुए सोच रहा है बार बार। तो अगर इन दोनों सिनेरियो में देखा जाए तो जो बच्चा सिर्फ प्रोसेस को इमेजिन कर रहा है बार बार फोकस के साथ में, उस बच्चे की डबल डिजिट आने की संभावना उस बच्चे से बहुत ज्यादा है जो सिर्फ सक्सेस, जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं उन्हें सोच सोच कर खुश हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में वो 4 लोगों की क्लिप्स चला के दिखाई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उन्होंने कभी भी अपने उस सक्सेस, उस आउटकम पे फोकस नहीं किया कभी भी। उन्होंने हमेशा प्रोसेस को विजुअलाइज किया अपने दिमाग में, क्योंकि विजुअलाइजेशन का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो कभी भी एक्सटर्नल वर्ल्ड पे इफेक्ट नहीं डालता, वो हमेशा आपके इंटरनल कंडीशंस को चेंज करता है। और अगर आपने उस कोचिंग वाले एग्जांपल को भी बहुत ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ही ज़्यादा सटल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमें विजुअलाइजेशन के दूसरे मिथ पर लाता है कि आप विजुअलाइजेशन से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बार बार सोच लेंगे उस चीज़ के बारे में तो घर के सामने फरारी खड़ी होगी, ऊपर से नोटों की बारिश हो रही होगी, सुपर मॉडल्स पीछे से मसाज दे रही होंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ लोग आपको इंटरनेट पर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विजुअलाइज करेंगे तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में ला सकते हो। और साइंस के अनुसार विजुअलाइजेशन जो है वो आपके इनर वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। और जब आप अपने इनर वर्ल्ड को उस तरह से चेंज कर लेंगे जैसा आप चाहते हैं, तब आप अपने आउटर आउटकम्स को भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बाहर के जो आउटकम्स होते हैं वो आपके एक्शंस पे डिपेंड करते हैं, और एक्शंस का निर्माता होता है ये। और आपके दिमाग में सच में ऐसी पावर होती है जो आपके बॉडी में इवन बायोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस ला सकती है। और इसका उदाहरण आपको जरूर पता होगा, जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट बेसिकली है कि किसी एक न्यूट्रल या फेक ट्रीटमेंट के थ्रू आप अपनी हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा एविडेंस बेस्ड फिनोमिनॉन है जिसे सब लोग जानते हैं। लेकिन एक ऐसा इफेक्ट है जिसे काफ़ी लोग नहीं जानते, जिसे हम नोसिबो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। नोसिबो इफेक्ट बेसिकली प्लेसिबो का ऑपोजिट है। यानी कि यहाँ पे अगर आपके दिमाग को कन्विंस किया जाए कि आपने जो ट्रीटमेंट अभी ली है इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपको रियल लाइफ में वो जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। जब एक ट्रीटमेंट देने के बाद में एक फ्रेंच फिजिशियन ने अपने पेशेंट्स को ये बोला कि अरे यार सॉरी, मैंने आपको गलत दवाई दे दी और इस गलत दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग आए, आप बहुत डिजी फील करो, बेहोशी आए, आपको नॉजिएटेड फील करो। और ताज्जुब की बात यह थी कि उसके 80% पेशेंट्स को वो साइड इफेक्ट सच में एक्सपीरियंस होने लगे, क्योंकि उनका दिमाग कन्विंस हो चुका था कि जो ट्रीटमेंट उन्हें मिली है उसके कुछ गलत साइड इफेक्ट्स हैं। और यही है नोसिबो इफेक्ट। इसी वजह से जब भी आप किसी बुरे सपने से उठते हो तो आप देखोगे कि आपका हार्ट लेवल सच में एलिवेटेड होगा, आपके कॉर्टिजोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, आप उसके बाद सो नहीं पाओगे ढंग से। वो इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग कभी कभार मेंटल इमेजरी और रियल सिचुएशन में फ़र्क नहीं बता पाता। और ये चीज़ आपको अपने सोशल लाइफ में भी देखने को मिल सकती है। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे लोग आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। आपको अपने आप लगने लग जाता है कि यार मैं इतना बेवकूफ़ हो गया है, बिल्कुल भी IQ नहीं है क्या मेरे अंदर, ये लोग कितने ज़्यादा बेहतर है मुझसे। क्लीवलैंड क्लिनिक की एक स्टडी में ये भी पाया गया कि जब लोगों ने सिर्फ अपने आप को वेट ट्रेनिंग करते हुए विजुअलाइज किया तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ में 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली, सिर्फ सोचने, सिर्फ विजुअलाइजेशन की मदद से। अब आप कहेंगे भाई क्या मस्त हथियार लग गया हाथ में अब तो। हाँ भाई इलॉन मस्क साले, अब देख तू, अब बताऊंगा मैं तुझे, तेरा बनाऊंगा मैं बिजनेस टाइकून अब। और कई लोग यही सोच बैठते हैं कि यार ये पावर तो बड़ी मस्त है, इसकी वजह से तो मैं अब बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। और यही मिसकंसेप्शन हमें लाती है विजुअलाइजेशन के थर्ड मिथ पर। और थर्ड मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि विजुअलाइजेशन ही इनफ है। यूट्यूब पे आपको बहुत तरह के लोग मिल जाएंगे जो आपको ऐसे ओंगे पोंगे पैंतरे बताएंगे कि आप किस तरह से इस चीज़ को या इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ला सकते। जिस बंदे को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसका नाम लिख दो, उसके ऊपर डायरी लिख दो, स्क्रिप्ट लिख दो, पानी में नाम बोल दो, पानी से मैनिफेस्ट करवा रहे। तो मतलब किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में पाने का पूरा बंदर नाच चल रहा है। वो आपको ये दिखाते हैं कि अपने आप को फील करने लग जाओ, बस मतलब अपने आप को उस पोजीशन में डाल दो। मेहनत की विजुअलाइजेशन मत करो, आउटकम की विजुअलाइजेशन करो। ठीक है, महंगे कपड़े पहनने चालू कर दो, महंगी जगह खाना स्टार्ट कर दो, वो फील करो उस चीज़ को, मतलब समझ रहे हो। स्टेटिस्टिकली ये लोग जो होते हैं जो इस तरह से विजुअलाइज करते हैं वो अपने आप को और लोगों से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानते हैं, और एक्चुअली इनके बैंकक्रप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि विजुअलाइजेशन आपके अंदर की कंडीशंस को चेंज कर सकता है, बाहर की नहीं। बाहर की कंडीशंस तब चेंज होंगी जब आप अपनी इंटरनल कंडीशंस को सक्सेसफुली चेंज कर चुके होंगे।
यानी कि अपने बिहेवियर्स को पॉजिटिवली चेंज कर चुके होंगे। यानी कि सिंपल टर्म्स में आपको विजुअलाइजेशन को पेयर करना पड़ेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस के साथ में। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को पढ़ते हुए विजुअलाइज कर रहे हो तो उसके साथ में आपको सच में पढ़ना भी पड़ेगा। कुल मिला के विजुअलाइजेशन आपको कन्विंस कर देगी कि आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो, और जब आप उसे एक्शन के साथ में पेयर कर देंगे तब आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप चाहते हो। आर्नोल्ड भी अपनी प्राइम में अपने आप को मसल बिल्डिंग करते हुए विजुअलाइज करते थे। वो सोचते थे कि कैसे मेरा वर्कआउट मेरी बॉडी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, मेरी मसल्स ग्रो हो रही, तब जाके बने वो बॉडी बिल्डिंग के लेजेंड। अब क्योंकि ये वीडियो एकेडॉन ग्रुप की है तो एक डिटेल्ड प्रोटोकॉल के बिना तो हम आपको घर भेजने नहीं वाले। तो अगर आप भी विजुअलाइजेशन के साथ में बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हो इस टेक्निक को। तो विजुअलाइजेशन का पहला सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसिफिसिटी, यानी कि आपको पता होना चाहिए, प्रिसाइसली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। इस चीज के लिए आप एक बहुत अच्छे फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर सकते हो जिसे बोलते हैं स्मार्ट फ्रेमवर्क। और स्मार्ट में यहाँ कोई एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर रहा। स्मार्ट का अर्थ है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अब आइए इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। पहला पार्ट है स्पेसिफिक, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको स्पेसिफिकली क्या करने वाले हो, स्पेसिफिकली किस चीज़ को विजुअलाइज करने वाले हो। तो अगर आपका गोल है कि मुझे फिट होना है, ये बहुत ही ज़्यादा वेग गोल है। स्पेसिफिक गोल आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करने वाला हूँ, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, मेरी स्प्लिट कैसे दिखने वाली है। आपको गोल बनाना है कि मैं इतने दिन काम करूंगा। सेकंड है मेजरेबल। अब आपको क्वांटिफाई करना है अपने गोल को, यानी कि अगर मुझे फिट होना है तो ये, जैसे कि मैंने बताया था, एक बहुत ही ज़्यादा वेग गोल है। इस सिचुएशन में मेजरेबल गोल होगा कि मैं कितने किलो लूज या गेन करने वाला हूँ। यहाँ पे आपके पास में अब एक क्वांटिफाइड गोल आ चुका है आपके पास में। अब आपको पता होगा कि मुझे इतना फैट लूज करना है या इतना मसल पुट ऑन करना है मेरे। तीसरी चीज़ अचीवेबल। अब जो आपका गोल है वो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल भी होना चाहिए। अगर अब आप सोचने लग जाओ कि मुझे एक हफ्ते में 2 करोड़ रुपए कमाने, तो वो ख्याली पुलाव ही है, आप कितनी भी ताकत लगा लेना। चौथी चीज़ है रेलेवेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गोल आप सेट कर रहे हो आपके लिए रेलेवेंट है भी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होकर एक दिन आप सोचें कि मैं अपनी डेटिंग लाइफ को बहुत ज़्यादा सुधार लूँगा, और आप सोचोगे कि अब मेरा गोल है कि मुझे सैटरडे तक टिंडर पे 10 मैचेस चाहिए, मैं अच्छे से अच्छी फ़ोटो डालूंगा, अपनी बायो इंप्रूव करूँगा, ठीक है, टेक्सटिंग सीखूंगा, इस लव गुरु से उस लव गुरु से, ये सब। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये गोल मेरे लिए रेलेवेंट है, क्या ये गोल सच में, क्या मुझे सच में इस गोल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसकी सबसे अच्छी टेक्निक है कि आप अपने गोल्स के सेकंड डिग्री आउटकम्स के बारे में सोचिए। ये सोचिए कि अगर मैंने 10 मैच आ भी गए मेरे पास में, उसके बाद क्या होगा। अगर 10 मैचेस मुझे मिलते हैं तो मैं कितना समय बर्बाद करूंगा उनसे बातें करने में, उन्हें इंप्रेस करने में, ये और वो। तो आपको हमेशा एक चेस प्लेयर की तरह सोचना है। एक अच्छा चेस प्लेयर सिर्फ नेक्स्ट मूव पर ध्यान नहीं देता, वो आगे के 10-15 मूव कैलकुलेट कर लेता है। तो अगर आपको अपने गोल्स की रेलेवेंस पता करनी है तो अपने गोल्स को बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचिए और उसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेस को भी इमेजिन कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि कोई गोल आपके लिए रेलेवेंट है भी कि नहीं। और लास्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम बाउंड। किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए अपने आप को एक डेडलाइन दीजिए। अगर आपको वो 10 किलो लूज करना है तो उसके लिए अपने आप को 3 महीने या 4 महीने का समय दीजिए। और टाइम बाउंड का मतलब है कि मुझे इस 3 महीने के पीरियड में वो 10 किलो लूज करना है किसी भी हाल में। अगर आपको लगता है कि आप वो 3 महीने में नहीं कर पाएंगे तो उसे 4 महीने कर दीजिए। लेकिन अगर एक बार आपने अपनी डेडलाइन सेट कर दी तो उस काम को उस समय तक निपटाना ही है किसी भी हाल में। अगर आपने इन 5 फैक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली डिफाइन कर दिया तो आपके पास में एक अनबीटेबल रोड मैप बन जाएगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्टेट ऑफ माइंड। देखिए, अगर आपको किसी भी विजुअलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा फील करना है तो आपकी जो दिमाग की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा स्थिर होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शांत होनी चाहिए। आपको अपने बाकी के सारे थॉट्स को काट देना है और अपनी एनर्जी और अपने दिमाग को स्ट्रीमलाइन करना है उस चीज़ पे जो आप एक्चुअली विजुअलाइज करना चाहते हो। विजुअलाइजेशन से एक मिलती जुलती इंडियन प्रैक्टिस का नाम है योगा निद्रा, जिसे हमारे ह्यूबरमैन भाई साहब NSDR यानी कि नॉन स्लीप डीप रेस्ट के नाम से जानते हैं। साइंस के मुताबिक इस प्रैक्टिस के बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपकी स्लीप इंप्रूव करती है, ये आपका कोर्टिजोल लेवल डाउन कर देती है, ये इवन आपके सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ा सकती है। लेकिन मेन पर्पस जिस वजह से हमारे पूर्वजों ने इसे ढूंढा था, इसकी इजाद की थी, वो था आपके दिमाग में एक थॉट को प्लांट करना, जिसे संकल्प बोला जाता है। तो जब भी आप योगा निद्रा परफॉर्म करते हैं, जिसके हज़ारों ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अगर आप उसे सक्सेसफुली परफॉर्म कर देते हैं तो आपका दिमाग एक सेमी हिप्नोटिक काइंड ऑफ स्टेट में आ जाता है, जहाँ पे अगर आप
कोई भी थॉट या कोई भी इंटेंशन, कोई भी संकल्प जिसे मैंने बोला था, वो प्लांट करते हैं तो आपका दिमाग अपने आप को कन्विंस करके आपकी पर्सनैलिटी उसी तरह से ढाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, आपको लगता है कि मैं चीज़ें डिजर्व नहीं करता, बाकी लोग मुझसे बेहतर हैं, तो अगर आप योगा निद्रा करते हुए अपने आप को बार बार एक चीज़ बोलते हैं कि आई डिजर्व मोर, इस इंटेंशन को प्लांट करते हैं अपने दिमाग में, तो आप पाएंगे कि कुछ समय बाद में आपका सेल्फ एस्टीम अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग कन्विंस हो चुका है कि आप चीज़ें डिजर्व करते हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरे स्टेप पे, क्योंकि अब आपका दिमाग प्राइम हो चुका है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब समय है उस एक्शन को करने का, उस थॉट के, उस विजुअलाइजेशन के काउंटर पार्ट को उसके साथ पेयर करने का। यानी कि जिस भी चीज़ के बारे में आप विजुअलाइज कर रहे थे, जिसका एक स्पेसिफिक रोड मैप आपने अपने दिमाग में बनाया हुआ है, अब टाइम आ गया उसे परफॉर्म करने का। आपने अब वो जो 4 दिन 5 दिन सोचे थे, जो आपने 10 किलो का गोल बनाया था लूज़ करने का, अब टाइम आ गया उसे एक्चुअली परफॉर्म करने का जिम में जाकर। और सबसे लास्ट चीज़ है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ये चीज़ एक बार में परफॉर्म करके आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं देने वाली। ये चीज़ें टाइम लेती हैं, क्योंकि जो अभी तक के बिलीफ्स आपने बनाए हुए हैं, अभी तक के जो हैबिट पैटर्न्स हैं आपके, उन्हें बनने में भी काफ़ी समय लगा है, तो उन्हें उजाड़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसीलिए आप किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं, वो आपको बार बार करनी पड़ेगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तब जाके आपको वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी प्रैक्टिस, ये जो रिचुअल आप बनाने वाले हो, इसे आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। जिंदगी की सबसे सुंदर चीज़ यही है कि आप अपने रिचुअल्स अपने आप सेट कर सकते हो। अपनी ज़िंदगी में कुछ रिचुअल्स बनाइए, नई नई पॉजिटिव चीज़ें ट्राई कीजिए। गलतियाँ होंगी, फेल हुई है, दोबारा आइए, दोबारा सोचिए, दोबारा अपना रोड मैप कंस्ट्रक्ट कीजिए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इस प्रोसेस को बार बार करते रहेंगे तो आप अपना रास्ता खोज ही लेंगे। तो दोस्तों, ये था डिकोडिंग आवरसेल्व्स का 3rd एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको मदद मिलेगी इस एपिसोड से। इस एपिसोड का मकसद आपको यही बताना था कि आप अपने आउटर वर्ल्ड को उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो जैसा आप चाहते हो, अपने इनर वर्ल्ड को ऑप्टिमाइज करके। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। हमें कमेंट करके बताइए ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए वैसी वीडियोस लाने की। और आप हमें ऐसी वीडियोस भी भेज सकते हैं जिन पर हम रिएक्ट कर सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आपको डाउट हो इस वीडियो को लेकर तो ज़रूर भेजिए हमें ऐसी वीडियोज़ भी। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।